Hello students, welcome back to another video of my YouTube channel Biology class. I am Pragya Jain. Today we will start class 11th Biology, Biological Classification Chapter 2. Okay, so फर्स्ट लास्ट पार्ट में अपन ने जो बनाया था इसका मैंने उसमें अपन ने जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, किसी ने अरिस्टोटल ने 2 टाइप्स, किसी ने 3 टाइप्स, किसी ने 4 टाइप्स, इस तरह से डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर अपने अपने क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किए थे। फिर अपन ने लास्ट इस पर छोड़ा था कि R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया था। यही क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही वैलिड माना जाता है। इसलिए अपन इसका मैंने पूरा एक वीडियो बनाने का फिर आइडिया लिया कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नीट में भी आते हैं और क्लास 11th के लिए भी आपके लिए कंपलसरी हैं। सो वी विल टेक फर्स्ट 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर। ठीक है ना, तो अपन लेते हैं। इन्होंने R.H. विटेकर ने हैं इन कैरेक्टर्स के बेस पर। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि मैम आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हमें थोड़ी सी डेफिनेशन भी आप नेक्स्ट वीडियो में समझा दीजिएगा या हमें नोट करवा दीजिएगा। और दूसरी डिमांड ये भी आई थी कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि मैम हम राजस्थान बोर्ड से हैं और उनमें भी अब NCERT लगने वाली है, तो उनका कहना था कि आप थोड़ा सा हिंदी भी मिक्स करेंगे अपने वीडियो में तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ आपको कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके आपको ये पूरे टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझा दूँगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन बता देती हूँ कि द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू different categories on the basis of their characteristic. It means the grouping of organisms, मतलब organisms को उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। इज इट क्लियर? मतलब क्लासिफिकेशन क्या है कि ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब जो R.H. विटेकर हैं उन्होंने, वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जिन कैरेक्टर के बेस पर उन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, लेकिन अपन एक बार और उनको रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट उन्होंने लिया था सेल स्ट्रक्चर या थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी इसको अपन कह सकते हैं। कैसा था सेल स्ट्रक्चर और उस ऑर्गेनिजम्स का, या वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स क्या उनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट थी या नहीं थी, इसके बेस पर उन्होंने फर्स्ट कैरेक्टर बनाया था। इसके बेस पर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। सेकंड कैरेक्टर उन्होंने लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो जो ऑर्गेनिजम्स थे वो ऑटोट्रॉपिक थे या हेटेरोट्रॉपिक थे। इन दोनों को उन्होंने बेस बनाया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर। थर्ड पॉइंट उन्होंने लिया था कैरेक्टर रिप्रोडक्शन के बेस पर, कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव होते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। ये हो गया अपना थर्ड कैरेक्टर। अब आता है फोर्थ कैरेक्टर फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स जो हमें ये बताता है कि जो 1000 या 10,000 कहना चाहिए ऑफ ईयर्स में ऑर्गेनिजम्स में जो चेंजेस आ रहे हैं या आए हैं, वो चेंजेस क्या क्या हैं, वो भी उनको भी उसने अपने इस क्लासिफिकेशन में कैरेक्टर्स के रूप में लिया था। ठीक है ना। अब अपना फर्स्ट आता है, अपन ने यहाँ पूरी मैंने आपको टेबल शायद आपको विजुअल हो रही होगी इजीली, तो इस समय अपन ने यहाँ तो अपन ने कैरेक्टर्स को अरेंज कर लिया है और यहाँ पर अपन ने सारे किंगडम्स को, ऑल 5 किंगडम्स को अरेंज कर लिया। अब 1 बाय 1 अपन इनकी स्टडी करते जाएंगे। तो फर्स्ट आता है कैरेक्टर सेल टाइप। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनमें सेल का टाइप कैसा था इन ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है ना।
तो मोनेरा इसमें फर्स्ट आता है। मोनेरा में किस टाइप का था? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल थी। मतलब जो कहना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो वेल डेवलप्ड सेल नहीं होती, क्योंकि उनमें जो जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो भी ऐसे ही बिखरे रहते हैं, क्योंकि उन पर सेल ऑर्गन्स पर जो मेम्ब्रेन होती है वो भी प्रेजेंट नहीं होती। और जैसे न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो जो न्यूक्लियस का मैटर है वो इधर उधर पूरा मटेरियल पूरे सेल में बिखरा रहता है। तो इस टाइप की सेल को अपन कैसा कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। ये आपने शायद 9th में भी पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किस टाइप का है? यूकैरियोटिक टाइप का है। अब यहाँ अपना एक क्वेश्चन बन जाता है कि मोनेरा भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है और जो प्रोटिस्टा है वो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है और जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये आपका यहाँ क्वेश्चन बनता है, नीट में ये आता है और आप लोग कभी कभी इसको अपोजिट लिखाते हैं। कभी आपको आ जाता है कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक कौन से हैं? प्रोटिस्टा, मोनेरा, तो आप उल्टा लिख देते हैं, उसको मोनेरा लिख देते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि मोनेरा ही यूनिसेलुलर है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन लेते हैं फंजाई। फंजाई में किस टाइप की सेल होती है? यूकैरियोटिक टाइप की होती है। ऐसे ही प्लेंटी में भी यूकैरियोटिक टाइप की होती है। एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक टाइप का ही होता है सेल, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन, सेल वॉल के बेस पर देखते हैं ये कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे को। मोनेरा में नॉन सेलुलोसिक होती है, सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है पर वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती। वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? पॉलीसैकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड की बनी हुई होती है मोनेरा में, ठीक है ना। प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट सम ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होती है। फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट कैसी होती है? प्रेजेंट विद चिटिन, या इसको काइटिन भी बोलते हैं। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन अपन कर सकते हैं जो अपने को इजी लगता हो। फिर चिटिन बनी हुई किसकी होती है? ये क्वेश्चन आता है। तो चिटिन बनी हुई होती है एन एसिटाइल ग्लूकोअमाइन, ये इसकी बनी हुई होती है चिटिन। और ये क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोअमाइन, ये एक टाइप का शुगर है जिसके कंपोजिशन से चिटिन बनी होती है, ठीक है ना। अब आता है इसमें नेक्स्ट प्लेंटी। प्लेंटी में प्लांट में तो सबको मालूम है कि सेलुलोज प्रेजेंट होती है, सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। एनिमेलिया में भी आपको दिख रहा होगा इसमें सही से कि सेल वॉल तो एब्सेंट होती है बट क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया सेल वॉल टाइप तक। अब आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा को लेते हैं सबसे पहले। मोनेरा में एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? क्योंकि इसमें जो सेल किस टाइप की प्रेजेंट होती है? प्रोकैरियोटिक टाइप की। प्रोकैरियोटिक टाइप में जो न्यूक्लियर होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती फिक्स, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट ही होगी, ठीक है ना। अब प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनमें ये सभी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इन सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वेल डेवलप्ड, ठीक है। अब आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का होता है इन ऑर्गेनिजम्स में? तो सबसे फर्स्ट आता है मोनेरा में। मोनेरा में तो सेलुलर टाइप होता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर टाइप होता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं। बट फंजाई होते हैं जो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और कहना चाहिए इनमें जो टिश्यूज़ का अरेंजमेंट होता है वो लूज़ होता है। अब इसमें एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है फंजाई के अंदर, यहाँ शायद आपको दिख भी रहा होगा, मैंने मेंशन किया हुआ है ईस्ट। ये अकेला ऐसा है जो यूनिसेलुलर होता है और बाकी सभी कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। अब प्लांट में अपने को पता है टिश्यू टाइप का भी होता है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और ऑर्गन टाइप का भी होता है, ठीक है ना। अब एनिमेलिया में भी टिश्यू टाइप भी होता है, ऑर्गन टाइप भी होता है और ऑर्गन सिस्टम भी टाइप भी पूरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। अब आते हैं अपन मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले अपन ने लिया मोनेरा को। मोनेरा में क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ये ऑटोट्राइप भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं।
दोज ऑर्गेनिजम्स, ये फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंट में अपना फूड प्रिपेयर करेंगे दैट आर फोटोसिंथेटिक, और जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स केमिकल की प्रेजेंट में अपना फूड प्रिपेयर करेंगे दैट आर कीमोसिंथेटिक। ठीक है ना। अब कीमोसिंथेटिक हो गया। इसमें अब ये हेटेरोटाइप का देखते हैं अपन इसको। हेटेरोट्रॉपिक कैसे होंगे, सेप्रोफाइटिक भी होंगे और पैरासिटिक, 2 टाइप्स के लिए है इसमें। तो सेप्रोफाइटिक मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो मेनली इसमें बैक्टीरिया को लिया है अपन ने, क्योंकि मोनेरा में ज़्यादातर जितने भी हैं वो बैक्टीरिया ही इंक्लूड हैं, इसलिए इसमें सेप्रोफाइटिक में किसका एग्जांपल दे दिया, बैक्टीरिया का। अब आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक हेटेरोटाइप में पैरासिटिक मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स अदर होस्ट बॉडी पर डिपेंड होते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी दैट आर पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। ये यदि होस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो क्या बोलते हैं इनको, एंडोपैरासिटिक, और यदि बाहर प्रेजेंट होते हैं तो एक्सोपैरासिटिक। इज इट क्लियर? ठीक है ना, कि मीन्स इसमें जो हेटेरोट्रॉपिक टाइप का जो क्या कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसमें 2 टाइप्स लिए हैं, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। तो सेप्रोफिटिक तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर से अपना फूड ले लेते हैं या उन पर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी अपन ने देखा होगा गली में गाय वगैरह मर जाती है कोई, और वो पड़ी रहे तो थोड़ी देर में ही उस पर बहुत सारे जर्म्स डेवलप हो जाते हैं। तो वो जर्म्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं, उस डेड बॉडी पर, है ना। ऐसे अपन इसको इजीली समझ सकते हैं सेप्रोफाइटिक के एग्जांपल को। और पैरासिटिक भी कि अपन देखते हैं कि लिविंग होस्ट बॉडी पर ही ये प्रेजेंट होते हैं, या तो ये अंदर प्रेजेंट होंगे तो एंडोपैरासिटिक बोल देंगे, और उस बॉडी के होस्ट बॉडी के बाहर प्रेजेंट होंगे, ऊपर प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स तो बोल देंगे अपन एक्सोपैरासिटिक। ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किस टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक होता है, और हेटेरोट्रॉपिक में भी टाइप का भी कभी कभी इनमें होता है। वैसे तो ये ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं, और जो कहते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बट यूग्लिना इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कैसा होता है, जब तक सनलाइट रहती है तब तक तो ये ऑटोट्रॉप्स की तरह फूड प्रिपेयर करते हैं, और जब सनलाइट चली जाती है तब ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह वर्क करने लगते हैं या एक्ट करने लगते हैं, इसीलिए इनको मिक्सोट्रॉपिक भी कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन यहाँ भी आ जाता है आपका कि मिक्सोट्रॉपिक एनिमल ऑर्गेनिजम्स का अधिनेम आता है आपको, जैसे यूग्लिना किस टाइप का है आपको आ जाए उसमें ऑप्शन ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक। तो आप क्या लिखेंगे, यूग्लिना को मिक्सोट्रॉपिक ही लिखेंगे, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक भी होता है और बिना सनलाइट के भी ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको मिक्सोट्रॉपिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना फंजाई। फंजाई में किस तरह का होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, और ये सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक दोनों टाइप का होता है। इसमें ये सेप्रोफाइटिक भी होंगे और पैरासिटिक भी होंगे, ये अपन पहले ही समझ चुके हैं इनको कि सेप्रोफाइटिक होगा तो ये ऑर्गेनिजम्स जो सेप्रोफाइटिक पर टाइप के होंगे ऑर्गेनिजम्स वो क्या करेंगे, डेड एंड डिके मैटर पर अपने फूड के लिए डिपेंड होंगे, और पैरासिटिक होंगे वो लिविंग होस्ट की बॉडी पर ही डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है प्लांट तो अपने को मालूम है ऑलरेडी, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में बाय फोटोसिंथेसिस अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एनिमेलिया। एनिमेलिया में आपको पता है कि ये हेटेरोटाइप होते हैं या हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने फूड के लिए अदर प्लांट एंड एनिमल्स पर या ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। अब इसमें भी ये 3 टाइप्स हैं इसके, वैसे तो हेटेरोट्रॉपिक के सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ठीक है ना। तो जो सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको पहले ही थोड़ा सा बता चुकी हूँ, है ना। अब यहाँ पर थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है एनिमल्स के अंदर, विच इज़ होलोजोइक। ठीक है ना, विच इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। जनरली जैसे हम जानते हैं कि हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, अपन आपने 10th में भी पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस में, दैट इज़ इंगेशन या इंजेशन भी कई लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं इसको। और जब फूड हमारी बॉडी में जाता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है
उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, डाइजेशन। और जब डाइजेशन होता है तो उससे जो अपने को एनर्जी गेन करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो ऑर्गन्स डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको ही एनर्जी की नीड है, नहीं, सभी को, पूरी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। तो क्या होती है, वो एनर्जी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे दैट इज एसिमिलेशन। ठीक है ना। एसिमिलेशन के बाद आता है कि अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जब फूड डाइजेस्ट हो गया उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है तो बॉडी उसको अब बाहर कर देती है, बॉडी से बाहर हो जाता है। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मीन्स एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी आपने 10th में पढ़ा होगा पूरा, कि एनिमल में कैसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो ये सब प्रोसेस जो है वो होलोजोइक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कंप्लीट होता है। सेप्रोफाइटिक का मैं पहले बता ही चुकी हूँ आपको, इसलिए दोबारा रिपीट करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये सारा R.H. विटेकर का उनके कैरेक्टर्स के बेस पर जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जिन कैरेक्टर्स के बेस पर उन्होंने इन किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट किया था वो कैरेक्टर्स किस तरह से इनमें अप्लाई हो रहे थे। सो शायद ये पूरे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो जो मैं लूँगी उसमें आपको एक एक करके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ऐसे करके अलग अलग एनिमल्स को मैं लेती जाऊँगी और एक एक को पूरा अपन डिटेल में उसको पढ़ते जाएंगे, है ना। तो आपको इसमें से यदि कोई डाउट रह गया हो या कुछ आपको पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक दो दो किंगडम करके पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। यदि आपको मेरा ये टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है, टीचिंग मटेरियल भी आपको मतलब समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।